नमस्कार, मैं डॉक्टर राकेश कुमार शर्मा, सहायक आचार्य। आज हम BA द्वितीय वर्ष अर्थशास्त्र का जो फर्स्ट पेपर है व्यष्टि आर्थिक सिद्धांत, इसका जो 6th चैप्टर है जिसमें तटस्थता वक्र और उपभोक्ता के संतुलन का अध्ययन किया जा रहा था, इसमें हम आज तीसरा प्रभाव सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट पढ़ेंगे। इससे पहले मैं आपको बता दूं कि तटस्थता वक्र का जो लेसन था, इसमें तटस्थता वक्र जो ऐसा वक्र जिसके प्रत्येक बिंदु पर संतुष्टि का स्तर समान रहता है, इसका हमने अध्ययन किया। उसके पश्चात हमने उपभोक्ता के संतुलन के बारे में अध्ययन किया कि किस प्रकार उपभोक्ता तटस्थता वक्र जहाँ कीमत रेखा को स्पर्श करता है वहाँ पर उपभोक्ता को अधिकतम संतुष्टि प्राप्त होती है, इसका अध्ययन किया। तटस्थता वक्र की विशेषताएं, प्रतिस्थापन की सीमांत दर और कीमत रेखा, इन सब का रिवीजन करने के पश्चात हमने तटस्थता वक्रों के और कीमत रेखा की सहायता से इनके प्रभावों का अध्ययन कर रहे थे। तो हमने जो 2 प्रभाव हैं उनको पहले पढ़ा। पहला प्रभाव था कीमत प्रभाव, जिसमें एक वस्तु की कीमत में परिवर्तन का प्रभाव उपभोक्ता की मांग पर देखा जाता है, जबकि सापेक्ष के उपभोक्ता की आय स्थिर रहती हो। दूसरा प्रभाव हमने देखा, उपभोक्ता की आय में परिवर्तन का प्रभाव वस्तु की मांग पर देखा जाता है, जबकि सापेक्ष कीमतें स्थिर रहती हैं। तीसरा प्रभाव सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट आज हम देखेंगे। सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट में उपभोक्ता की आय स्थिर रहती है और दोनों वस्तुओं की कीमतों में परिवर्तन का प्रभाव उपभोक्ता की मांग पर देखा जाता है। यानी कि उपभोक्ता की आय के स्थिर रहने पर दोनों वस्तुओं की सापेक्ष कीमतों में परिवर्तन होने से उपभोक्ता की मांग में जो परिवर्तन होता है उसका जो प्रभाव है वो प्रतिस्थापन प्रभाव कहलाता है। इस प्रभाव के अंतर्गत दोनों वस्तुओं की सापेक्ष कीमतें इस प्रकार से परिवर्तित होती हैं कि उपभोक्ता न तो पहले से ज़्यादा अच्छी स्थिति को प्राप्त करता है और न ही पहले से ज़्यादा बुरी स्थिति को प्राप्त करता है, बल्कि उसे नई सापेक्ष कीमतों के अनुसार दोनों वस्तुओं की अपनी खरीद की मात्राएं बदलनी पड़ती हैं। इसका अर्थ यह हुआ कि उपभोक्ता मूल तटस्थता वक्र पर ही नई साम्य स्थिति को प्राप्त कर लेता है। सापेक्ष कीमतों में मेन बात, सापेक्ष कीमतों में परिवर्तन होने से कीमत रेखा तो बदल जाती है, लेकिन तटस्थता वक्र नहीं बदलता है। उपभोक्ता मूल तटस्थता वक्र पर नई संतुलन स्थिति को प्राप्त करता रहे, उसी तटस्थता वक्र पर बना रहता है, केवल उसकी खरीद की मात्राएं बदल जाती हैं। ऐसी स्थिति में वो रेखा चित्र के द्वारा दर्शाया जा रहा है। प्रारंभ में उपभोक्ता की जो कीमत रेखा थी वो MN थी, जो MN कीमत रेखा पर तटस्थता वक्र जो आई है फर्स्ट है वो Q बिंदु पर स्पर्श करता है। Q बिंदु पर स्पर्श कर रहा है, जहां तटस्थता वक्र Q बिंदु पर स्पर्श कर रहा है वहां पर उपभोक्ता X वस्तु की OS इकाइयाँ काम में ले रहा है। अब अगर दोनों वस्तुओं की सापेक्ष कीमतों में परिवर्तन होता है, यानी कि X वस्तु की कीमत में कमी होती है और Y वस्तु की कीमत में वृद्धि होती है, तो नई जो कीमत रेखा है वो MN से परिवर्तित होकर के M1N1 हो जाती है। सापेक्ष कीमतों में परिवर्तन का प्रभाव दिखाया जा रहा है। Y वस्तु की कीमत बढ़ रही है, M से M1 हो रही है, जबकि X वस्तु की कीमत घट रही है, N से N1 हो रही है, और जो नई कीमत रेखा है वो MN से परिवर्तित होकर के M1N1 हो जाती है। ऐसी स्थिति में तटस्थता वक्र नया संतुलन बिंदु उसी तटस्थता वक्र के Q से बदल करके Q1 प्राप्त हो जाता है, जहां X वस्तु की कीमत में कमी होने पर X वस्तु की उपभोग की जो मात्रा है वो OS से बढ़कर के OS1 हो जाती है, जबकि Y वस्तु की उपभोग इकाइयाँ घट जाती हैं। इस प्रकार सापेक्ष कीमतों में परिवर्तन का प्रभाव दोनों वस्तुओं की उपभोग की मात्राओं पर दर्शाया गया है। उपभोक्ता न तो पहले से ज़्यादा अच्छी स्थिति को प्राप्त करता है, न पहले से ज़्यादा खराब स्थिति में पहुंचता है, क्योंकि दोनों वस्तुओं का प्रतिस्थापन होने से उपभोक्ता मूल तटस्थता वक्र पर नई संतुष्टि मात्राओं को प्राप्त करता है। इस प्रकार प्रतिस्थापन प्रभाव सदैव ऋणात्मक होता है। कीमत के घटने पर मांग की मात्रा बढ़ती है, कीमत के बढ़ने पर मांग की मात्रा घटती है। अतः कीमत और मांग में जो ऋणात्मक संबंध होता है उसी कारण जो प्रतिस्थापन प्रभाव है वो ऋणात्मक होता है। प्रतिस्थापन प्रभाव को सदैव ऋणात्मक निशान के द्वारा दर्शाया जाएगा। इसकी मूल जो प्रकृति है वो ऋणात्मक मानी जाएगी। मैं बता दूं, जो कीमत प्रभाव है वो संपूर्ण कम में धनात्मक प्रभाव को दर्शाता है, आय प्रभाव धनात्मक प्रभाव को दर्शाता है। दोनों सामान्य वस्तु में धनात्मक होता है, जबकि घटिया वस्तुओं में आय प्रभाव ऋणात्मक होता है। गिफेन वस्तुओं में आय प्रभाव इतना अधिक ऋणात्मक होता है कि वो धनात्मक प्रतिस्थापन प्रभाव को समाप्त कर देता है और मांग के नियम की अवहेलना ही हो जाती है।
इसलिए मांग के नियम को ही समाप्त कर देता है। जबकि घटिया वस्तुओं में आय प्रभाव ऋणात्मक होता है, जो कि धनात्मक प्रतिस्थापन प्रभाव को समाप्त कर देता है, लेकिन मांग का जो नियम है वो हमेशा बना रहता है। अब इसके बाद हम आगे देखें तो ये तीनों इफेक्ट, प्राइस इफेक्ट, इनकम इफेक्ट और सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट, ये हिक्स के द्वारा कैसे दर्शाए गए हैं। हिक्स विधि के द्वारा कीमत प्रभाव, आय प्रभाव और प्रतिस्थापन प्रभाव हिक्स ने किस प्रकार से दर्शाए गए हैं, रेखा चित्र के द्वारा दर्शाया जा रहा है। हिक्स ने कहा है इन तीनों प्रभावों में कि प्रारंभ में जो कीमत रेखा है वो एम एन है, और कीमत रेखा एम एन पर तटस्था वक्र जो फर्स्ट है उसके ए बिंदु पर उपभोक्ता संतुष्टि प्राप्त कर रहा है, जहां ओ एक्स वस्तु की ओ एक्स इकाइयों का उपभोग करता है। अब यदि उपभोक्ता की कीमत का जो प्रभाव देखा जाता है, कीमत में परिवर्तन का प्रभाव के फलस्वरूप जो नई कीमत रेखा प्राप्त होती है वो एम एन से आगे की तरफ खिसक करके कीमत में कमी होने पर एम एन वन हो जाती है, और जहाँ तटस्था वक्र सेकंड बी बिंदु पर एम एन वन को स्पर्श करता है, और वस्तु की जो उपभोग की मात्रा है वो ओ एक्स से बढ़कर के ओ एक्स थ्री हो जाती है। अब हम देखते हैं कि जो कीमत प्रभाव है इसके अंतर्गत उपभोक्ता ए बिंदु से बी बिंदु पर पहुंच जाता है, लेकिन ये ए से बी बिंदु पर किस प्रकार पहुंचता है, ये कीमत प्रभाव किस प्रकार से कंप्लीट होता है, इसको रेखा चित्र में बड़े ध्यान से देखना कि सापेक्ष कीमतों में जो परिवर्तन का प्रभाव है, जिसको कि हम प्रतिस्थापन प्रभाव कहते हैं, जिसके फलस्वरूप जो नई कीमत रेखा बनती है वो M2N2 प्राप्त होती है। और जो M2N2 जो कीमत रेखा है वो हम देख रहे हैं कि Mn को प्रतिस्थापन करती हुई सापेक्ष कीमतों में परिवर्तन का प्रभाव दर्शाती है, वहीं Mn1 के समांतर नीचे की ओर होती है। यानी कि Mn रेखा के सापेक्ष यदि M2N2 को देखें तो ये प्रतिस्थापन प्रभाव को दर्शाता है, जहां उपभोक्ता उसी तटस्था वक्र पर, मूल तटस्था वक्र पर A बिंदु से C बिंदु की स्थिति को प्राप्त करता है, और उपभोग की इकाइयाँ x वस्तु के लिए x1 से बढ़कर के OX2 हो जाती हैं। जबकि M2N2 और Mn1 की सापेक्ष स्थिति को देखें तो उपभोक्ता की आय के प्रभाव को दर्शाता है, क्योंकि M2N2 के समांतर Mn1 जो है वो आय प्रभाव को दर्शा रहा है, जहां पर उपभोक्ता C से B बिंदु पर पहुंच जाता है, और ये जो दो प्रभाव आय प्रभाव है इसके फलस्वरूप उपभोक्ता की जो उपभोग इकाइयाँ हैं वो OX2 से बढ़कर के OX3 हो जाती हैं। इस प्रकार हम देखें AC में जो संतुलन के बिंदु AC हैं वो प्रतिस्थापन प्रभाव को दर्शाते हैं, जबकि CB आय प्रभाव को दर्शाते हैं। प्रतिस्थापन प्रभाव के फलस्वरूप जो उपभोग की मात्रा है वो OX1 से बढ़कर के OX2 हो रही है, जबकि आय प्रभाव के फलस्वरूप जो उपभोग की मात्रा है वो OX2 से बढ़कर के OX3 हो रही है। जबकि कीमत प्रभाव के अंतर्गत जो संतुलन का बिंदु है वो A से बढ़कर के B बिंदु पर चला जाता है, यानी कि दोनों प्रभावों का योग AC और CB का योग AB के द्वारा दिखाया जा रहा है। यानी कि प्रतिस्थापन प्रभाव और आय प्रभाव का कुल योग कीमत प्रभाव के अंतर्गत हिक्स ने दर्शाया है कि AC के फलस्वरूप जो उपभोग की मात्रा बढ़ती है वो X1 X2 बढ़ती है, और CB के फलस्वरूप जो आय प्रभाव के अंतर्गत उपभोग की मात्रा बढ़ती है वो X2 X3 बढ़ती है। इस प्रकार कीमत प्रभाव के अंतर्गत जो उपभोग की मात्रा A से B बिंदु पर यानी कि X1 से X3 बढ़ती है वो प्रतिस्थापन प्रभाव और आय प्रभाव के योग के बराबर होती है। इस प्रकार फिर से इसको समझने की कोशिश कीजिए कि जो कीमत प्रभाव है वो प्रतिस्थापन प्रभाव और आय प्रभाव के योग के बराबर होता है। प्रतिस्थापन प्रभाव में जो संतुलन बिंदु है AC के बराबर दर्शाया जा रहा है, जिसमें कि उपभोग की मात्रा X1 X2 के बराबर होती है। आय प्रभाव CB के द्वारा दर्शाया जा रहा है, जिसमें कि जो प्रभाव है आय प्रभाव वो X2 X3 के द्वारा दर्शाया जा रहा है। इस प्रकार जो कुल प्रभाव है जिसको कि कीमत प्रभाव के नाम से जाना जाता है, जिसमें कि उपभोक्ता A बिंदु से B बिंदु पर पहुंचा है, उसका जो योग है उसकी जो मात्रा है वो X1 X3 के बराबर है, जो कि X1 X2 और X2 X3 के योग के बराबर होती है। इस प्रकार हिक्स ने सिद्ध किया कि जो कीमत प्रभाव है वो आय प्रभाव और प्रतिस्थापन प्रभाव का योग होता है। अब ऐसी स्थिति में जो स्लुट्स्की हैं उन्होंने इस प्रभाव को अलग करने की जो विधि बताई है वो इससे थोड़ा सा अलग बताई है हिक्स प्रभाव से। उन्होंने कहा है कि रेखा चित्र में जो प्रतिस्थापन प्रभाव है वो मूल
संयोग के द्वारा मूल संतुलन बिंदु के ऊपर ही बना रहता है। रेखा चित्र में स्पष्ट है कि mn प्रारंभिक कीमत रेखा है, जहाँ तटस्थता वक्र I ए बिंदु पर स्पर्श करता है। यहाँ उपभोक्ता की जो मात्रा है, उपभोग की मात्रा है, वो OX1 होती है। अब x वस्तु की कीमत घटने पर नई कीमत रेखा है वो OMN1 प्राप्त होती है, जहाँ पर तटस्थता वक्र थर्ड B बिंदु पर स्पर्श करता है और उपभोक्ता की जो मात्रा है वो x वस्तु के लिए बढ़ कर के OX3 हो जाती है। इस प्रकार की कीमत के घटने पर x की जो मांग है वो x1 से बढ़कर के x3 हो जाती है। ये कीमत प्रभाव का सूचक है, ये जो हिग्स प्रभाव और के स्लूट्स के प्रभाव में समान है। इसके बाद हम देखते हैं कि हमने ए बिंदु से कीमत रेखा M2N2 रेखा चित्र में साफ दिखाई दे रहा है, ए बिंदु से कीमत रेखा M2N2 खींची है। ये जो M2N2 कीमत रेखा है वो MN1 की समांतर रेखा होती है, जहाँ पर तटस्थता वक्र सेकंड है, इसको C बिंदु पर स्पर्श करता है। यहाँ पर उपभोक्ता को वस्तु की OX2 मात्रा प्राप्त होती है। ए और C दोनों बिंदुओं पर ही कीमत रेखा M2N2 पर स्थित हैं होने के ऐसी स्थिति में उपभोक्ता को जो संयोग है वो C बिंदु पर बिंदु C के तटस्थता वक्र सेकंड के बिंदु C पर प्राप्त हो रहा है, जबकि ए बिंदु पर तटस्थता वक्र फर्स्ट पर स्थित है। जो अतः बिंदु C पर अधिक संतुष्टि का स्तर प्राप्त होने के कारण उपभोक्ता द्वारा C बिंदु को अधिक संतुष्टि का स्तर प्राप्त समझा जाएगा। हम देख रहे हैं कि जो रेखा चित्र का जो अंतर है वो मूल जो अंतर है वो ये है कि वही समांतर रेखा है। C और B आय प्रभाव को दर्शा रहे हैं, जबकि A और C प्रतिस्थापन प्रभाव को दर्शा रहे हैं। जो मूल अंतर है वो ये है कि प्रतिस्थापन प्रभाव में जहां उपभोक्ता मूल तटस्थता वक्र पर नई संतुष्टि स्तर को प्राप्त करता है, वहां स्लूट्स की प्रभाव के अंतर्गत तटस्थता वक्र मूल बिंदु को प्राप्त करता है, जबकि उसका तटस्थता वक्र बदल जाता है। ये दोनों का विशेष अंतर है। फिर एक बार बताना चाहूँगा मैं, प्रोफेसर हिग्स ने कहा था कि जो कीमत प्रभाव सेम है, कीमत प्रभाव में कोई परिवर्तन नहीं आएगा। उपभोक्ता OX1 की मात्रा OX1 से बढ़ा करके OX3 हो जाती है, जबकि आय प्रभाव भी सेम है। आय प्रभाव में भी X2 X3 की मात्रा बढ़ती है, जो कि C और B बिंदु के द्वारा दर्शाया गया है, जो कि हिग्स और स्लूट्स्की में सेम है। कीमत प्रभाव A और B के द्वारा दर्शाया गया है, जो कि हिग्स और स्लूट्स्की में सेम है। केवल प्रतिस्थापन प्रभाव का अंतर आता है, जहां हिग्स कहता है कि तटस्थता वक्र मूल तटस्थता वक्र पर नए संतुलन बिंदु प्राप्त होते हैं, जबकि स्लूट्स्की कहता है कि मूल कीमत रेखा पर नए तटस्थता वक्र के द्वारा मूल संतुलन बिंदु ही प्राप्त होता है। इस प्रकार हिग्स और स्लूट्स्की ने प्रतिस्थापन प्रभाव को अलग अलग तरह से बताया है, जबकि दोनों का जो मेन जो संतुष्टि स्तर है, वो मेन जो इसका जो उद्देश्य है वो सेम होता है, जहाँ पर कीमत प्रभाव आय प्रभाव और प्रतिस्थापन प्रभाव के योग के बराबर होती है। जहाँ प्रतिस्थापन प्रभाव AC के द्वारा ही दर्शाया जा रहा है। तो इस प्रकार हिग्स और स्लूट्स्की ने Your phone's in flight mode, so I can't help you with that at the moment. हिग्स और स्लूट्स्की ने दोनों ने कीमत प्रभाव, आय प्रभाव और प्रतिस्थापन प्रभाव के द्वारा उपभोक्ता के संतुलन स्तर को स्पष्ट किया है। बहुत बहुत धन्यवाद।